नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक नॉलेज में। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेपर पावर साइकिल। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की जो हमने वीडियो बना रखी है, जो टीएस प्लॉट, एचएस प्लॉट, पीवी प्लॉट, पीटी प्लॉट, वो सब एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करिएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं वेपर पावर साइकिल को। तो देखिए, वेपर पावर साइकिल में हम किसी भी स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं या थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, स्टीम से हम पावर प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम से हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, पहले हम स्टीम बनाएंगे फिर उससे वर्क लेंगे। यही हम पढ़ते हैं पूरे के पूरे वेपर पावर साइकिल में। यही हम पढ़ेंगे कैसे हम ज़्यादा वर्क लेंगे, कम इनपुट दे के कैसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। यही सब हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे किसी भी स्टीम पावर प्लांट की, यही सब हम पूरे वेपर पावर साइकिल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले अभी, वेपर पावर साइकिल में हम किसी भी स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी स्टीम पावर प्लांट के 4 कंपोनेंट होते हैं। स्टीम पावर प्लांट जनरली 4 कंपोनेंट होते हैं। किसी भी क्या स्टीम पावर प्लांट के 4 कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए, स्टीम पावर प्लांट में पहला जो कंपोनेंट, इसको बड़े वाले डायग्राम में समझते हैं, आइए। तो देखिए, स्टीम पावर प्लांट में मेरे 4 कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट जो है वो बॉयलर, दूसरा होता है आपका टरबाइन, तीसरा होता है कंडेंसर और चौथा होता है आपका फीड पंप। अब देखिए, अब चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं कि बॉयलर क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, फीड पंप क्या होता है। तो देखिए, बॉयलर क्या होता है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बॉयलर में जो है हम किसी चीज़ को बॉयल करेंगे। तो हम क्या वर्किंग मीडियम को, जो हम फ्लूइड लेंगे, जो यहाँ पे फ्लूइड लेंगे, उसको हम मान लेते हैं कि वाटर ले रहे हैं। तो हम बॉयलर में वाटर को बॉयल करेंगे और उसको स्टीम बनाएंगे। बॉयलर में स्टीम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बॉयलर में हम क्या करेंगे, स्टीम बनाएंगे। अब उस स्टीम को हम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। एक्सपेंड करवाने का मतलब क्या होता है, हम टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड होते हैं, तो उस ब्लेड से पास करवाते हैं टरबाइन को, उसी को हम एक्सपेंड कहते हैं। अब एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, मान लीजिए एक्सपेंड करता है कोई भी चीज़। देखिए ध्यान समझिएगा, हम क्लोज सिस्टम का एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज़ को एक्सपेंड आप करवाएंगे, अगर ये एडियाबेटिक है मतलब आप हीट लॉस नहीं हो रहा है। अब ये इसमें आप स्टीम है, इसको आप एक्सपेंड करवाएंगे। मान लीजिए इसका प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था। जब ये एक्सपेंड करेगा एडियाबेटिकली, खुद से एक्सपेंड कर रहा है, आप हीट नहीं दे रहे हो, हीट लॉस भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये क्लोज सिस्टम है। मान लीजिए हम क्लोज सिस्टम का, ऐसे टरबाइन क्लोज सिस्टम नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम एक्सपेंड का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सपेंड करेगा मेरा, तो कुछ मेरा पहले जब था ऐसा, तो मेरा अब ये लेवल जो है ये आपका बढ़ गया, ऐसा कुछ हो गया। अगर ये इसको आप एक्सपेंड करवाएं तो ऐसा हो गया। तो देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर तो आपका घट जाएगा। जब फाइनल आएगा आपका प्रेशर P2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, तो P2 क्या होगा, लेस देन होगा P1 से, जो इनिशियल प्रेशर था, और जो T2 आपका होगा वो भी होगा कम होगा T1 से। तो देखिए, जब भी हम टरबाइन से स्टीम को एक्सपेंड करवाएंगे, ये आपका इनलेट है, यहाँ से आपका टरबाइन में स्टीम आ रहा है, फिर ब्लेड से आपका ब्लेड को रोटेट करवा रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यहाँ पर रहता है, बॉयलर से जब आता है। तो उसके बाद आप जब एक्सपेंड करवाएं तो उसका प्रेशर घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है स्टीम का। लेकिन देखिए, यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं क्या होता है। तो देखिए, आप जब इसको एक्सपेंड करवाएंगे एडियाबेटिकली का मतलब क्या होता है, आप हीट लॉस नहीं करवा रहे हो, बस ये टरबाइन को चारों तरफ से आप क्लोज कर दिए हो। क्योंकि देखिए, हीट लॉस करवाने का मतलब क्या हुआ, इसमें बाहर से आप हीट नहीं दे पाओगे, बस ये जो स्टीम का हीट लॉस होगा तो आप उसको रोक ले रहे हो, आप एडियाबेटिक बना दिए टरबाइन को, तो एडियाबेटिक हो गया। और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है आपका इंट्रोपी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपका इंट्रोपी जो होगा, डेलेस होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। डेलेस का वैल्यू जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा टरबाइन के लिए। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, डेलेस का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन इंट्रोपी आइसेंट्रोपिक में वो 0 हो जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी। ध्यान से, चेंज इन ट्रॉपी। तो उसके बाद देखिए, आपने एक्सपेंड करवाया यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम। यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था जब बॉयलर से स्टीम निकला था। तो यही तो इनलेट है, यहाँ पे भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर P1 रहेगा और यहाँ पर T1 रहेगा। जब निकला टरबाइन से तो इसका प्रेशर घट जाता है, P2 हो गया और T2 हो गया स्टीम। देखिएगा, लेकिन जब निकलेगा टरबाइन से तब भी ये स्टीम ही रहता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टीम ही रहता है। लेकिन उसके बाद हम कंडेंसर का यूज़ करते हैं। कंडेंसर का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो कंडेंसर का यूज़ करते हैं हम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, कंडेंसर में बहुत सारा कूलिंग वाटर, यहाँ से कूलिंग वाटर को पास करवाते हैं कंडेंसर में, और इधर से स्टीम आता है, और दोनों
जो स्टीम है वो अपना हीट जो है वो कूलिंग वाटर को हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में, हीट रिजेक्शन होगा और जो स्टीम है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, अगर अभी भी नहीं भी क्लियर हो रहा हो तो आगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कंडेंसर में हम क्या करवाते हैं, फेज चेंज करवाते हैं, स्टीम से हम दोबारा वाटर बनवाते हैं और उस दौरान क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है। देखिए बॉयलर में आप क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं और कंडेंसर से आप क्या करते हैं, हीट निकालते हैं। मान लीजिए ये क्यूसी है और बॉयलर का हीट, आप जो बॉयलर को हीट दे रहे हो, मतलब बॉयलर को हीट क्यों दे रहे हो, तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को, और स्टीम को फिर से आपको वाटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, उससे हीट निकालना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए हीट निकालें। अब आप सोच रहे हो कि हीट क्यों निकालते हैं, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कोई भी जो हीट इंजन है वो मतलब हीट रिजेक्ट करेगा ही करेगा, सिर्फ आप उसको हीट देकर वर्क नहीं करवा सकते, उससे कुछ ना कुछ पार्ट आपको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो देखिए कंडेंसर से हम हीट रिजेक्ट करवा के फिर से उसको वाटर बनवा लिए और फिर देखिए वाटर कंडेंसर से जब मेरा निकलेगा तो इस दौरान वाटर रहेगा। देखिए कंडेंसर जो प्रेशर यहाँ पे रहता है, कंडेंसर के इनिशियल जो इनलेट में प्रेशर रहता है वही आउटलेट में भी रहेगा। यहाँ पे प्रेशर P2 ही रहेगा आपका, ठीक है ना, प्रेशर P2 ही रहेगा और टेम्परेचर आपका टेम्परेचर की अभी बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा घट जाता है बट टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे अभी। तो ये प्रेशर को लेकर चलते हैं, टेम्परेचर भी घट जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो देखिए अभी तो मैंने बोल दिया था कि टेम्परेचर कम हो जाता है, बट सॉरी टेम्परेचर कम नहीं होता है, टेम्परेचर हो जाता है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है जब कंडेंसर से निकलता है, क्योंकि फेज चेंज होता है। वो हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो यहाँ प्रेशर रहता है वही यहाँ भी प्रेशर रहेगा, जो यहाँ टेम्परेचर रहेगा वही यहाँ भी टेम्परेचर रहेगा। अब आइए इस जब यहाँ पे वाटर बन गया आपका, यहाँ पे वाटर है, वाटर को आप फीड पंप से क्रॉस करवाते हो। फीड पंप का काम क्या होता है, फीड पंप का काम होता है वाटर के प्रेशर को राइज करना। मान लीजिए वाटर आपका था, मान लीजिए 4 ATM पे, कुछ भी मान लीजिए 1 ATM पे था, 1 ATM में लेते हैं, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वाटर का। तो आप उसको कंप्रेस करके और जो देखिए यहाँ पर जो होता है ये एडियाबेटिक हम बनाते हैं, यहाँ पर एडियाबेटिक होता है ये पंप, और आप इसको वाटर को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करके इसका प्रेशर बढ़ाते हो। हीट देके प्रेशर नहीं बढ़ाना है यहाँ पे कंप्रेस करके आपको प्रेशर बढ़ाना है। मान लीजिए आप 100 ATM या फिर 10 ATM कर दिए प्रेशर, 10 ATM कर दिया आप प्रेशर को कंप्रेस करके। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेशर क्या था आपका, P2 था, क्योंकि यहाँ पे P2 है, P2 था, T2 था, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेशर, आपको यहाँ पे प्रेशर को आपने कर दिया राइज, जब इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर भी कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलिए टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, कंप्रेस करने के बाद, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, जो वाटर में रहा है वो थोड़ा तो गर्म होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। लेकिन अभी टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, प्रेशर की। तो देखिए मेरा प्रेशर जो था वो P2 था, P2 से क्या हो जाएगा, P2 से फिर मेरा P1 हो जाएगा। P1 देखिए यहाँ पे P1 बॉयलर में, क्योंकि बॉयलर में क्या करेंगे हम, बॉयलर में कॉन्स्टेंट हीट करते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे फिर से मेरा P1 बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में, पूरे डायग्राम में। मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर फिर से प्रेशर P1 पे आप बॉयल करते हैं। तो देखिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। तो आपका बॉयलर था, टरबाइन था, कंडेंसर था, फीड पंप था। तो देखिए इसमें 2 जगह आप मतलब प्रेशर का चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ से जब आप फीड पंप से क्रॉस करवाए हैं तो प्रेशर P1 ही है, प्रेशर P1। जब फीड पंप से आपका वाटर निकला है उसका जो प्रेशर है, फिर जब वो बॉयलर में गया है तो सेम प्रेशर पे हीट किए आप, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किए, और टरबाइन के इनलेट तक यहाँ से यहाँ तक आपका प्रेशर P1 ही है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर चेंज नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए जब टरबाइन के आउटलेट से जब मेरा स्टीम निकला है, वेट स्टीम, इसको वेट स्टीम कहते हैं, वेट स्टीम निकला है, तो देखिए यहाँ पे प्रेशर P2 था। जब तक ये मतलब इनलेट में नहीं गया पंप के, तब तक मेरा प्रेशर का चेंज नहीं आया। तो देखिए जहाँ जहाँ प्रेशर का चेंज आता है वहाँ वहाँ मेरा वर्क होता है। अगर मेरा प्रेशर घटा है, देखिए यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे P2 था, तो क्या हम लिखे थे, प्रेशर P1 आपका ज़्यादा है P2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्क देगा आपको। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्लोज सिस्टम लिया था, तो देखिए इनिशियली मेरा प्रेशर ज़्यादा था, बट इसको आप एक्सपेंड करवाओगे, इसको आप एक्सपेंड करवाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये वाला आपको वर्क दे रहा है, आपको ये वर्क दे रहा है। तो टरबाइन आपको क्या देता है, टरबाइन आपको देता है वर्क देता है, ठीक है। फीड पंप के केस में देखिए, फीड पंप के केस में आपने प्रेशर दिया था, P2 था पानी का, आपने प्रेशर बढ़ाया, उस पर वर्क किया, कंप्रेस किया उसको, तो आपने वर्क किया सिस्टम पे। तो यहाँ पर आप वर्क देते हो फीड पंप को। देखिए यहाँ पे वर्क दे रहे हो आप फीड पंप को। लेकिन देखिए स्टीम पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, ये जो वर्क डन इन टरबाइन है वो बहुत ज़्यादा होता है वर्क डन इन पंप के केस के रिस्पेक्ट में। वर्क डन इन पंप आपको बहुत कम देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 किलो जूल, ये एग्जाम्पल बस ले रहे हैं समझने के लिए, 100 किलो जूल आपका वर्क डन बाय टरबाइन आपको दे रहा है,
है, टरबाइन आपको वर्क करके 100 किलो जूल दे रहा है, तो वर्क डन बाय पंप आपको 2 किलो जूल ऐसे ही कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो आपको तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन तो जितना आप लिए वर्क इस पावर प्लांट से माइनस जितना आप वर्क दिए वर्क डन बाय पंप, तो नेट वर्क डन देखिए 100 माइनस 1000 माइनस 2 तो 998, तो 998 का आप वर्क डन कर लिया, आप 998 किलो जूल का वर्क डन हो गया, वर्क डन आपको दे दिया स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम के मदद से हम पावर जनरेट कर रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं, यहाँ से इसका व्हील रोटेट करता है और पावर जनरेट करवाते हैं। तो देखिए अगर स्टीम पावर प्लांट जो हम मेरा सिंपल स्टीम पावर प्लांट में चारों कंपोनेंट देखिए बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप चारों अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो हम इसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो पूरा का पूरा पावर प्लांट है वो रिवर्सिबल है। चारों अगर रिवर्सिबल तो चारों रिवर्सिबल कैसे होगा, तो देखिए बॉयलर में जो प्रेशर यहाँ जो इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर चेंज नहीं करना चाहिए, प्रेशर जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। बॉयलर के जो इनलेट में प्रेशर है वही आउटलेट में प्रेशर रहना चाहिए। ये टरबाइन जो है वो एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, मतलब एडियाबेटिक होना चाहिए, आपको पूरी तरह से हीट लॉस नहीं होना चाहिए। और जब स्टीम मेरा एक्सपेंड करेगा उस दौरान उसका इंट्रोपी चेंज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस जो होना चाहिए वो इंट्रोपी चेंज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। कंडेंसर के केस में क्या होगा, आपका जो इनलेट प्रेशर था वही आउटलेट प्रेशर हो तो हम मानेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। फीड पंप के केस में क्या होगा, आपका जो फीड पंप हो वो भी एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक हो। एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक मतलब आप एडियाबेटिक हो, हीट आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बस आप कंप्रेस करके उसका जो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। और आइसेंट्रोपिक का मतलब डेल्टा एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस दौरान जब प्रोसेस हो रहा है। तो जब हम वाटर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस दौरान डेल्टा एस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये चारों प्रोसेस अगर आइडियल हो तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा होता नहीं है। जो P1 है ये P1 के बराबर नहीं रहता है। बॉयलर इनलेट प्रेशर आउटलेट प्रेशर नहीं रहता है। यहाँ पे टरबाइन आइसेंट्रोपिक नहीं हो पाता है। एडियाबेटिक आप कर सकते हो बट आइसेंट्रोपिक नहीं कर सकते हो। इरिवर्सिबिलिटी उसमें आ ही जाता है टरबाइन में। एक्चुअल वेपर पावर साइकिल में कंडेंसर आपका मतलब जो इनलेट प्रेशर रहता है वही आउटलेट प्रेशर नहीं हो पाता है। फीड पंप भी एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकता, आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकता। एडियाबेटिक तो आप बना सकते हो, मान लीजिए आप हीट को रोक सकते हो, हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, बहुत सारा प्रोसेस से आप हीट ट्रांसफर को रोक सकते हो बट उसको आप आइसेंट्रोपिक नहीं बना सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक्चुअल। लेकिन अब हम आइडियल की ही बात करेंगे। अभी हम मान के चलेंगे कि सारा प्रोसेस जो है वो आइडियल हो रहा है। बॉयलर जो है वो आइडियली वर्क कर रहा है, आपका टरबाइन आइडियल वर्क कर रहा है, आपका कंडेंसर आइडियली वर्क कर रहा है, आपका फीड पंप आइडियली वर्क कर रहा है। मतलब आइडियली वर्क का मतलब प्रेशर जो है वो चेंज नहीं कर रहा है बॉयलर के केस में। इसमें देखिए इसमें जो एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक होगा, कंडेंसर के केस में प्रेशर का जो चेंज है वो नहीं होगा, जो इनलेट प्रेशर है वही आउटलेट प्रेशर होगा। उसके बाद देखिए आपका ये जो फीड पंप है वो आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक होना चाहिए। तो देखिए अगर हम चारों प्रोसेस को आइडियल मान ले और इसको हम डायग्राम में प्लॉट करें, TS डायग्राम में, HS डायग्राम में और PV डायग्राम में, तो अगर हम चारों प्रोसेस अगर आइडियल है उसको डायग्राम में प्लॉट करें तो उसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। जो डायग्राम मेरा बनता है देखिए उसको हम कहते हैं, ये जो साइकिल बन रहा है इसको हम रैंकाइन साइकिल कहेंगे। अगर ये मेरा चारों प्रोसेस आइडियल है तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है चारों। तो देखिए मेरा TS प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा। हम सबको समझाएंगे भी कैसे TS प्लॉट बनेगा। TS प्लॉट कुछ इस तरह से बनता है चारों प्रोसेस को अगर करेंगे तो। ये PV प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा और मेरा HS प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका HS प्लॉट इंथैल्पी और इंट्रोपी का, स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक इंट्रोपी का। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इसको रैंकाइन साइकिल समझ गए कि जो स्टीम पावर प्लांट का जो ये चारों कंपोनेंट अगर रिवर्सिबल वर्क करे तो उसको जो हम बनाते हैं जो साइकिल होता है वो रिवर्सिबल अगर वर्क करे तो उसको हम रैंकाइन साइकिल कहते हैं। अगर रिवर्सिबल वर्क करे तो, अगर ये रिवर्सिबल वर्क करे तो हम रैंकाइन नहीं कहते हैं। अगर रिवर्सिबली वर्क करे और ये सब इसको रैंकाइन साइकिल कहेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं TS प्लॉट का एग्जांपल कि TS प्लॉट पे कैसे हम रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए TS प्लॉट पे सबसे पहले तो हम TS प्लॉट बनाते हैं एक। तो देखिए TS प्लॉट ये मेरा होता है वेपर डोम बन गया। अब ध्यान से देखिएगा हम टरबाइन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम दो प्रेशर है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हम बोले थे क्या बोले थे आपको, फीड पंप है जो यहाँ प्रेशर P1 है, P1 एक प्रेशर लाइन है P1 और यहाँ देखिए P2 तो दो प्रेशर लाइन है, अलग अलग दो प्रेशर लाइन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो दो TS प्लॉट में प्रेशर लाइन कैसा होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा होता है, मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये आपका रहता है कांस्टेंट और यहाँ पे आपका ऐसा,
ये मान लीजिए P1, ये P1 हो गया आपका लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया आपका, आप बना दिए इसको P2, सॉरी ये वाला जो होगा वो सीधा होगा, क्योंकि फेज चेंज में क्या रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। देखिए ये आपका हो गया P2। तो देखिए हर डायग्राम में ऐसे ही करना, आपको दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लेना है, क्योंकि प्रेशर चेंज जो है वो दो के बीच में ही हो रहा है। P1 है और P2 है, दो ही कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। P2 यहाँ से यहाँ तक और P1 यहाँ से यहाँ तक, तो आप दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लिए। अब आइए टरबाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्टीम बना चुके हैं, यानी यहाँ पर आप स्टीम बना चुके हैं यहाँ से। अब आप ड्राई सेचुरेटेड स्टीम ले लो। ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का मतलब क्या होता है, अगर ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का मतलब होता है यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो स्टीम बनता है उसको ड्राई सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेटेड वेपर लाइन पे जो स्टीम को आप डिनोट करेंगे उसको ड्राई सेचुरेटेड कहते हैं। और सुपर हीटेड होता है आपका ये वाला रीजन, इधर आप आ गए तो सुपर हीटेड हो गया। तो अभी ड्राई सेचुरेटेड लेकर चलते हैं। तो देखिए स्टीम, यहाँ पर प्रोसेस अगर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले थे कि P1 से P2 पर चेंज होगा और इस दौरान इंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो देखिए P1 से P2 पर आएगा और डेल्टा एस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। बार बार टेढ़ा हो जा रहा, ये सीधा लाइन आएगा आपका। ये देखिए ये कुछ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 था आपका 2, ये टरबाइन से स्टीम आया, यहाँ पर टरबाइन का आउटलेट है यहाँ पर 2 पर। ये डेल्टा एस कांस्टेंट, डेल्टा एस 1 से 2 पर, देखिए डेल्टा एस इस लाइन पर कांस्टेंट है, P1 से P2 पे आया। अब देखिए कंडेंसर में क्या हो रहा है, P2 से P2 पर ही जा रहा है प्रेशर लाइन, यहाँ पर P2 है इसी पे रहेगा, बट इस दौरान टेम्परेचर नहीं चेंज करना चाहिए। और यहाँ पर जो मेरा स्टीम था वो वाटर में जाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर स्टीम जो है वो वाटर में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, सीधा आ जाएंगे तो P2 लाइन पे ही आएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर मेरा स्टीम से, यहाँ पर वेट स्टीम था, यानी स्टीम और वेपर दोनों था, बट यहाँ पर मेरा सिर्फ वाटर आ गया। अब हम वाटर पे आ गए, कंडेंसर पे। यहाँ पर 3 अगर डिनोट करते हैं कंडेंसर वाले पॉइंट को, 2 से 3 पर कंडेंसर है। अब 3 से 4 पे हम जाएंगे पंप पे। 3 से यहाँ पर अगर ये पॉइंट 3 है, अगर ये पॉइंट 3 है और यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 पंप, मतलब 3 इनलेट है पंप का और 4 है वो आउटलेट है पंप का। तो देखिए पंप से हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक होना चाहिए और आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। आप P2 से P1 पे फिर से जाओगे, P2 से देखिए P2 से आप P2 से P1 पे जाओगे। इस दौरान आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा एस इक्वल टू 0, आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। देखिए डेल्टा एस 0 होना चाहिए, सीधा लाइन आप दे दीजिए एक, P2 से P1 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 से आप बॉयलर का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे वाटर आ गया आपका, वाटर का हाई प्रेशर P1 पे है, वाटर का प्रेशर आपका P1 है, टेम्परेचर आपका मान लीजिए T1 है। यहाँ से आप इंक्रीज किए टेम्परेचर और यहाँ पर आप स्टीम बना दिए। तो देखिए यही है रैंकाइन साइकिल, यही जो आपका 1 2 3 4 यही जो है आपका रैंकाइन साइकिल दिखा रहा है TS प्लॉट में। ध्यान से देखिएगा, ये 1 जो था आपका टरबाइन का इनलेट था 1, यहाँ पर आपका टरबाइन का आउटलेट है, यहाँ से फिर कंडेंसर का प्रोसेस शुरू होगा। ये कंडेंसर का इनलेट था, यहाँ पर कंडेंसर का आउटलेट, यहाँ से बॉयलर का प्रोसेस शुरू होगा। बॉयलर से आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हो। तो अगर ये चारों प्रोसेस आइडियल है, रिवर्सिबल है, तो आप कहोगे कि ये रैंकाइन साइकिल है। उसी तरह से HS प्लॉट में कैसे आप बनाओगे, तो अब देखिए HS प्लॉट पे कैसे बनाएंगे डायग्राम को, स्टीम पावर प्लांट के डायग्राम को HS प्लॉट पे कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से बनता है। अब इसको भी समझते हैं कैसे बनता है। देखिए तो सबसे पहले आप HS प्लॉट बना लीजिए। ये आपका कुछ इस तरह से वेपर डोम बन गया, ठीक है। 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लीजिए आप, 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा होता है और एक आपका ऐसा होता है, ठीक है। 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन P1 और P2, ये P1 हो गया हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, 2 लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पर टरबाइन, यहाँ पर वेपर बना आपका, तो यहाँ से आप एक्सपेंड करवाओगे, लेकिन डेल्टा एस क्या होना चाहिए, 0, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर ले आए आप। फिर यहाँ से आप कंडेंसर का, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ से कंडेंसर का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये वाटर तक, जहाँ से आपका सेचुरेटेड वाटर लाइन आ रहा है यहाँ तक जाएंगे। फिर आपका पंप का स्टार्ट होगा और ये आपका डेल्टा एस इक्वल टू 0, यहाँ पर आप 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ से फिर बॉयलर का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये बॉयलर फिर से स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ तो 1 तक आ जाएगा। तो देखिए HS डायग्राम में ऐसे बनाएंगे। अब चलिए PV डायग्राम देखते हैं। तो देखिए पहले आप PV डायग्राम बना लीजिए, स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायग्राम। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का होता है आपका वेपर डोम PV डायग्राम का। 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लीजिए, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये आपका हो गया P1, ये आपका हो गया P2। कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया आपका P1 और P2। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप स्टीम है, यहाँ पर स्टीम ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है 1 पे, टरबाइन वाला केस में, टरबाइन का इनलेट है। यहाँ से आप एक्सपेंड करवाएं टरबाइन का, यहाँ पर आ गए 2 पे आ गए। अब देखिए 2 पे आए, 2 पर आ गए, उसके बाद आप क्या करवाओगे,
सॉरी यहाँ से इसमें क्या कर दिए, इंट्रॉपी होगा आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इंट्रॉपी प्रोसेस जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। पीवी प्लॉट में डेल्टा एस इक्वल टू 0 आपको दिखाना है, तो इस टाइप का लाइन को आपको दिखाना पड़ेगा। सॉरी मैंने सीधा लाइन ले लिया था। तो देखिए 1 से 2 पर आपका इस टाइप का लाइन आएगा, ये आ गया आपका स्टीम टरबाइन वाला। उसको देखिए 2 से 3 तक प्रोसेस आपका जो होगा वो कंडेंसर का कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वाला लाइन आ गया। अब 3 से 4 का जो प्रोसेस है वो पंप का प्रोसेस है। देखिए 3 से 4 का प्रोसेस, यहाँ मान लीजिए 3 है, ये 3 हो गया। 3 से 4 का जो प्रोसेस है वो पंप हो गया। ये 2 से 3 का कंडेंसर का प्रोसेस, 1 से 2 का टरबाइन का और 4 से 1 का बॉयलर का। तो देखिए 2 से 3 का प्रोसेस हो गया, 2 से 3 का प्रोसेस। अब 3 से 4 पे आपको पंप का जाना है। तो देखिए कांस्टेंट इंट्रॉपी होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से होता है। प्रेशर होना चाहिए P1, P2 से P1 पे जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0.4। तो देखिए सब डायग्राम हो गया, ये होता है आपका, ये डायग्राम बन जाता है पीवी प्लॉट में। तो ध्यान बस यही रखना है कि सबसे पहले आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन 2 दिखा देना है और उसके बाद कांस्टेंट इंट्रॉपी दिखा देना है टरबाइन के केस में और आपका पंप के केस में। तो यही ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सारा ये वर्क वाला इक्वेशन क्या होगा, टरबाइन के केस में वर्क का इक्वेशन क्या होगा, बॉयलर का स्टेडी फ्लो इक्वेशन को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रैंकाइन और ये कार्नोट में क्या डिफरेंस है, क्यों हम कार्नोट का यूज़ नहीं करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, रैंकाइन हम क्यों बना रहे हैं। कार्नोट का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है बट फिर भी हम रैंकाइन साइकिल बना रहे हैं, रैंकाइन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। चलिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।